नमस्कार दोस्तों, 21 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज तो भैया दुनिया की सबसे बर्निंग न्यूज बोल लीजिए इसको, जो बाइडेन इज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है यूएसए में बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। एक हाईली पोलराइज्ड, एक हाईली वायलेंट एटमॉस्फेयर के बीच में यूएस में फाइनली Joseph R. Biden Jr. was sworn in as the 46th president of the US. वेस्ट फ्रंट ऑफ द यूएस कैपिटल में ये स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई और कहीं ना कहीं अपना पहला एड्रेस देते हुए बाइडन साहब ने बहुत फैन और चीयर के बीच में बोला कि मैं यूनिटी का मैसेज देता हूं। हमारे देश के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, हमको उनके साथ डील करना है, पैंडेमिक को हराना है, डीप पॉलिटिकल डिवीजन को खत्म करना है, ये जो रेस रिलेशंस चल रहे हैं व्हाइट वर्सेस ब्लैक, इनको रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली ये जो जीत हुई है ये कैंडिडेट की जीत नहीं है, कॉज की जीत है, और वो कॉज है डेमोक्रेसी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हमारे देश के चाहते हैं वही होना चाहिए, और देश के लोग जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट चीजें हो रही थी, तभी इतना पोलराइजेशन, तभी इतना वायलेंस देखने को मिला है। तो हमारी डेमोक्रेसी बहुत प्रेशियस है, बहुत फ्रेजाइल है, इसको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है और हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे भाषण दिए बाइडेन साहब ने। इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला देवी हैरिस जी, शी इज द फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन अमेरिकन एंड इंडियन अमेरिकन जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की, एंड शी वाज स्worn इन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बाय द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सोनिया सोटोमायर। ये सोनिया सोटोमायर पहली लैटिना जज हैं यूएस टॉप कोर्ट की। जनरल स्टडीज पेपर 1 में एक छोटी सी न्यूज है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफर्स टू पुट ऑफ फॉर्म लॉस फॉर 18 मंथ। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू निकल के आ रहा है। वेडनेसडे को 10th राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और फार्म यूनियंस के बीच में, और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी एक 4 मेंबर का पैनल बनाया है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल गया है फार्म लीडर्स के सामने कि भाई देखिए, हम लोग ये जो फार्म लॉज है ना, इसको 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जो 3 फार्म बिल्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं, चलिए ठीक है, अगर फार्मर्स यूनियन इन फार्म बिल्स के साथ तैयार नहीं है तो एक अरेंजमेंट ये किया जा सकता है कि इन 3 फार्म बिल्स को हम लोग 1.5 साल के लिए पेंडिंग रखते हैं, और 1.5 साल तक एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि देखेगी कि फार्म बिल्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर चेंजेस किए जा सकते हैं। यहां पे जो फार्म यूनियन लीडर्स हैं वो सेंटर के साथ प्रॉपरली बातचीत कर रहे हैं। ओके, इस प्रपोजल को सेंटर और फार्म लीडर्स के बीच में डिस्कस किया जाएगा ऑन थर्सडे भी, और फाइनली जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस होंगे वो फ्राइडे से शुरू होंगे, यानी कल से शुरू होंगे, और शायद इस बार कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिले। फार्मर्स की डिमांड क्या थी कि एक नई लीगल गारंटी है एमएसपी को लेके, तो सरकार ने बोला भाई इस पे भी कमेटी बनेगी। और फार्म लॉज में अमेंडमेंट की बात की थी, अभी अमेंडमेंट इमीडिएट हो नहीं रहा क्योंकि फार्म यूनियंस चाहते हैं इनको बंद कर दो। तो सेंटर ने यहां पे एक प्रपोजल दिया कि 1.5 साल के लिए हम इन फार्म लॉज को पोस्टपोन कर देते हैं। 1.5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्म यूनियंस आमने सामने बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इन फार्म लॉज में, और उसके बाद इन फार्म लॉज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो शायद यहां पे कुछ ब्रेक थ्रू हमको आगे आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिले। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में ये चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक नहीं दबाया हो तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं प्लिया सीकिंग रिव्यू ऑफ 2018 आधार वर्डिक्ट। 2018 के समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम कानून आया था, उस नियम कानून का नाम था आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विस एक्ट 2016। इस आधार एक्ट 2016 के थ्रू 2016 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस करने की बात करी थी। प्रॉब्लम यह थी कि इस आधार एक्ट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास ना करा के, या फिर एज एन ऑर्डिनरी एक्ट पास ना करा के, इसको एज अ मनी बिल पास कराया गया, और इसके अंदर ऐसे बहुत से कंटेंशियस प्रोविजंस थे जो इसको मनी बिल की कैटेगरी में नहीं लेके आते थे। तो ये केस ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार वर्डिक्ट था ना 2016 का, उसके वर्डिक्ट में कुछ चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक डाउन कर दिया। जैसे कि जो उस समय पे 5 मेंबर्स की बेंच बनी थी, अच्छा ये भी मैं बता दूं, 2018 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। इन्होंने क्या बोला,
इस जज ने बोला कि भाई इस आधार एक्ट में इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास आधार होना मैंडेटरी है, इस बात को हम मानते हैं। अगर आपको पैन नंबर चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, तो आपके पास आधार होना मैंडेटरी, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। अगर आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस चाहिए, तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनके सिम लेने हैं, तो आधार होना जरूरी नहीं है। प्लस उसके बाद आधार नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करना और मोबाइल कनेक्शंस को बैंक ये आधार से लिंक करना, ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर काफी बातचीत हुई थी उस समय पे ये बोला गया कि भाई देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपके पास एक फोन है किसी कंपनी का, तो उस फोन के पास आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत कंट्रोल है, आप जहां पे भी जा रहे हो आपको ट्रैक किया जा सकता है। अभी आपके फोन नंबर को अगर आपके आधार नंबर के साथ लिंक कर दिया जाएगा, तो सरकार कभी भी ट्रैक कर सकती है कि आप एक जगह पे एक समय पे कहां पे हो। ये चीज गड़बड़ है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपके मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक किया जाए टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बैंक अकाउंट में आधार जुड़वाना मैंडेटरी हो, ये जरूरी नहीं है। तो उस समय के आधार एक्ट के 2016 की कुछ चीजों को उस समय की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन बोला और कुछ चीजों को स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर भाई ये जो 2018 की 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, इसने क्या बोला कि भाई अगर आपको वेलफेयर सर्विसेज लेनी है, सरकार की सब्सिडी लेनी है, अभी अगर आपको सरकार की सब्सिडी लेनी है, ठीक है ना भाई, तो आपके लिए आधार मैंडेटरी है। तो कल की डेट में अगर आप मान लीजिए कि गैस कनेक्शन लेते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर और गैस कनेक्शन की सब्सिडी आपको चाहिए, तो गैस कनेक्शन की सब्सिडी तो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, तो उस केस में उस बैंक अकाउंट का लिंक आधार से होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट बैंक अकाउंट चला रहे हो जिसमें आप अपने प्राइवेट कंपनी की सैलरी ले रहे हो, वहां पे आधार से लिंकेज उतनी जरूरी नहीं है। समझ गए? तो गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट लेना है, पैन कार्ड लेना है, ठीक है ना भाई, इस तरीके की चीज करनी है, आईटीआर रिटर्न फाइल करना है, तो आधार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप आधार आपके ऊपर स्नूपिंग करने लगे, आपका फोन आधार से कनेक्ट हो जाए, वो जरूरी नहीं है। ठीक है? तो भाई आपके स्कूल के एडमिशन, एक और चीज, स्कूल के एडमिशन भी आधार से जरूरी नहीं। तो कौन कौन सी चीजें आधार से जरूरी नहीं थी? बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार से लिंकिंग जरूरी नहीं है, मोबाइल सर्विसेज को अवेल करने के लिए आधार से लिंकिंग जरूरी नहीं है, सीबीएसई, नीट, जेई, यूजीसी से एफिलिएटेड किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आधार मैंडेटरी नहीं है, स्कूल और फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आधार जरूरी नहीं है। आधार की यूजेज ऑलरेडी उस समय पे बहुत बढ़ रही थी, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए अगर आपको हर चीज में आधार से लिंक किया जाए वो जरूरी नहीं। और सबसे खास बात यह है, प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि कॉर्पोरेट, टेलीकॉम कंपनीज, वो आपके आधार के बायोमेट्रिक डाटा को एक्सेस करें, ये भी अलाउड नहीं है। तो टेलीकॉम कंपनीज आपके आधार के बायोमेट्रिक डाटा को एक्सेस कर पाए डायरेक्टली, इस चीज को भी मना कर दिया गया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में ये चीज आपको काम आएगी। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि ये जो 2016 का आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट आया था 2016 का, जिसको मनी बिल की तरह पास किया गया था, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गया था। और मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 में 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस आधार एक्ट 2016 के कुछ प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अभी जो जजमेंट दिया है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, उस जजमेंट के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन आई है। तो इस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, आधार स्कीम जो 2016 वाली थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किन किन चीजों में थी और कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड किन किन चीजों में थी, ये ऑलरेडी 2018 की एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 मेंबर्स की डिसाइड कर चुकी है। अब दोबारा डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, तो कोई रिव्यू नहीं होगा इसका। समझ गए? फिर अगली न्यूज, यूएस चाइना क्लैश ओवर जेनोसाइड क्लेम्स इन जिनजियांग। यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर से चाइना को अक्यूज किया फॉर कमिटिंग जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगेंस्ट इस माइनॉरिटी उइगुर मुस्लिम्स इन जिनजियांग, और इसके अगेंस्ट में बीजिंग ने रिस्पॉन्स किया। देखिए, आखिरी दिन था डोनाल्ड ट्रंप का और माइक पोम्पियो का ऑफिस में, तो जाते जाते भी चाइना के ऊपर इल्जाम लगा के गए ऑन चार्जेस ऑफ जेनोसाइड इन जिनजियांग। कहीं ना कहीं ताइवान को लेके, हांगकांग को लेके, चाइनीज फर्म्स के ऊपर सैंक्शन लगाने को लेके यूएसए अभी बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। लेकिन मिस्टर ट्रंप के सक्सेसर जो बाइडेन इतने एक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आने वाले कुछ समय में ही पता चलेगा। यूएस ने ये जो उइगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जेनोसाइड वाला इल्जाम लगाया, इसके बेसिस पे चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। जिनजियांग रीजन में जो भी कॉटन और टोमेटोज ग्रो करते हैं,
वो यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकते। जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चाइनीज ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर यूएसए ने डायरेक्ट सैंक्शंस लगा रखे हैं अंडर इट्स जिनजियांग पॉलिसी। और इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट जो कि माइक पॉम्पियो ने आखिरी दिन लास्ट डे इन ऑफिस में दिया है, इसको चाइना ने क्या बोला, पीस ऑफ वेस्ट पेपर। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बोल रही है कि पॉम्पियो सो कॉल्ड डेजिग्नेशन इज अ पीस ऑफ वेस्ट पेपर। ये जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है माइक पॉम्पियो के लिए बोला जा रहा है, ये नोटोरियस है, ये झूठ बोलते हैं, डिसीव करते हैं, डूम्सडे क्लाउन है, जोक ऑफ द सेंचुरी है, पागल है, लाइज ऑफ द सेंचुरी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। इस प्रकार से चाइना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा है। कहीं ना कहीं ट्रंप जा रहे हैं तो चाइना ये उम्मीद करता है कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, बट कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय पे भी यूएस और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओपनली ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन उइगुर के अगेंस्ट पहले भी बोल चुका है और आगे भी शायद बोलेगा। उइगुर मुस्लिम्स की बात की जाए तो ये टर्किक एथनिक ग्रुप है जो कि कल्चरली अफिलिएटेड है सेंट्रल और ईस्ट एशिया से। उइगुर्स को नेटिव माना गया है जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना का। दे आर वन ऑफ द चाइनाज 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटीज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उइगुर्स को रीजनल माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया गया है, उइगुर्स को चाइना का इंडिजीनियस ग्रुप रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। चाइना का इंडिजीनियस ग्रुप्स नहीं है उइगुर्स, तो उइगुर्स को प्रॉपर नेटिव पॉपुलेशन नहीं माना जा रहा है। उस उइगुर, उस जिनजियांग रीजन की एक माइनॉरिटी की तरह इन उइगुर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, बस। दिस इज द मैक्सिमम रिकॉग्निशन गिवन टू उइगुर्स। दे आर ऑफ द, आप कह सकते हो, लीनिएज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। तो जो ट्राइब्स के लोग उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं, उसी लीनेज के लोग इस सेंट्रल और ईस्ट एरिया के इलाके में रहते हैं जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया और अब वो जिनजियांग प्रोविंस बन गई है चाइना की। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज है, ट्रॉपिकल रेन बेल्ट, क्लाइमेट चेंज टू ऑल्टर इट्स पोजीशन। भाई ट्रॉपिकल बेल्ट में चेंजेस की बात हो रही है। ट्रॉपिकल बेल्ट, देखिए सिंपल बात है दोस्तों, अगर आपको ट्रॉपिकल रेन बेल्ट को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जस्ट इक्वेटर के ऊपर होता है। ये एक, आप कह सकते हो कि एक ट्रिकी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। अब वैसे तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है, मैंने जेट स्ट्रीम्स के ऊपर जो वीडियो बनाया लगभग 16-17 हजार लोग उसको देख चुके हैं। आप जेट स्ट्रीम्स, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, या साइक्लोन निसर्ग मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैंने आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पढ़ा रखे हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वहां बनता है जहां पे सन ऊपर की तरफ चमक रहा होता है। तो अगर इक्वेटर की तरफ लगातार सन ऊपर चमक रहा है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर के ऊपर बनेगा। लेकिन आपको पता है कि सन एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, सन मूव करता है। तो सन इक्वेटर के बीच में और 15 डिग्री पैरेलल नॉर्थ लैटिट्यूड और 15 डिग्री पैरेलल साउथ लैटिट्यूड के बीच में घूमता रहता है। तो मान लीजिए कि ये इक्वेटर है और ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, 15 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो जो सन है वो यहां जाएगा, फिर वापस 15 डिग्री साउथ तक आएगा, फिर 15 डिग्री साउथ से नॉर्थ तक जाएगा, फिर 15 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक आएगा। और इसके चलते हमारे दुनिया में जो सीजन्स हैं वो भी बदलते रहते हैं। वो सीजन्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका लैटिट्यूड क्या है आपके सीजन को पता करने के लिए, और आप कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हो, माउंटेन में रह रहे हो या प्लेन इलाकों में रह रहे हो। तो इस सन के मूवमेंट के चलते में ड्राई और वेट सीजन आता है, समझ गए। अगर आप बात करो पूरे साल की, तो पूरे साल में 15 डिग्री नॉर्थ तक जो आपका सन है वो एक बार आएगा, 15 डिग्री साउथ तक जो आपका सन है वो एक बार आएगा, और इक्वेटर के ऊपर सन 2 बार आएगा। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि इक्वेटर पे 2 वेट सीजन होते हैं और 2 ड्राई सीजन होते हैं। क्योंकि जब इक्वेटर के ऊपर सन आता है और साल में 2 बार आता है तो 2 बार वेट सीजन आते हैं इक्वेटर में, और जब सन नहीं रहता तो 2 बार ड्राई सीजन आते हैं। वहीं पे 15 डिग्री नॉर्थ बेल्ट की बात कर लीजिए, चाहे 15 डिग्री साउथ बेल्ट की बात कर लीजिए, वहां सन एक बार ऊपर आएगा तो वहां पे एक वेट सीजन होगा और एक ड्राई सीजन होगा। अब आपको समझाता हूं, देखिए जुलाई आईटीसीजेड यहां पे दिखा जा रहा है आपको ऊपर रेड में, और जनवरी आईटीसीजेड आपको नीचे नजर आ रहा है। होता यह है दोस्तों कि जब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाने लगता है सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाने लगता है, तो कुछ जो जुलाई आईटीसीजेड होता है ना, ये जो लाल रंग का इलाका दिखा रहा है, ऐसे होता है। इस इलाके में बहुत ज्यादा सूरज की गर्मी होती है। उस सूरज की गर्मी के चलते बहुत सी वार्म
एयर और हॉट एयर ऊपर उठती है, जब हॉट एयर ऊपर उठती है तो नीचे की जो कोल्ड एयर है वो जगह खाली करने के लिए जाती है, जगह भरने के लिए जाती है। तो एक जगह पे हवा है, वो हवा बहुत गर्म हुई तो ऊपर उठेगी गर्म होने के बाद, और आसपास की जो ठंडी हवा है वो इस इलाके को आके भर लेगी। ये सिंपल इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे जैसे वार्म हवा ऊपर जाएगी और कोल्ड हवा उसको रिप्लेस करेगी, तो जो हवा की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेबिलिटी है वो कम होती जाएगी और बारिश होने लगेगी। क्योंकि जब एक्सेस मॉइस्चर होगा तो बारिश होने लगती है। ये मैंने बहुत जनरल टर्म्स में आपको बारिश समझा दी। हालांकि बारिश का जो फिनोमिना है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से काम करता है। जैसे कि इंडिया में बात की जाए तो साउथ वेस्ट मानसून की उसमें आएगा। साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, म्यांमार का कोस्ट ले लीजिए आप, बैंकॉक ये थाईलैंड का कोस्ट ले लीजिए, इन कोस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे भी साउथ वेस्ट मानसून है। उसी प्रकार से अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाएंगे तो चीजें अलग तरीके से काम करेंगी, नॉर्थ अमेरिका में चले जाएंगे तो चीजें अलग तरीके से काम करी जाएंगी। नॉर्थ अमेरिका में खासकर मैक्सिको, नीचे वाले पार्ट की तरफ बता रहा हूं, क्योंकि यहां तक तो आपका यूएसए है और नीचे आ जाता है आपका मैक्सिको, जहां पे जुलाई आईटीसीजेड पहुंच रहा है। समझ गया बात को? तो आईटीसीजेड के मूवमेंट के साथ साथ, यानी वो इलाका जिसके ऊपर सन सीधे सीधे चमक रहा है, वो इलाका लगातार बदल रहा है। अब ये बताया गया कि ये इलाका जिसके ऊपर सन सीधे सीधे चमक रहा है, जिसके साथ साथ आईटीसीजेड का मूवमेंट होता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन बेल्ट। और ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के साथ ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि रेनफॉल जुड़ी हुई होती है इस ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के साथ। तो जहां जहां पे भी ट्रॉपिकल रेन बेल्ट जारी होगी वहां वहां पे एबंडेंट रेनफॉल हो रही होगी। अक्टूबर से लेके मार्च तक ये जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट होती है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है, ठीक है ना भाई। और अप्रैल से लेके सितंबर तक ये जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो जब ये ट्रॉपिकल रेन बेल्ट नदर्न हेमिस्फीयर में होती है तो बहुत सारी बारिश नदर्न हेमिस्फीयर में होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर ड्राई हो जाएगा। और अक्टूबर से मार्च तक जब ये ट्रॉपिकल रेन बेल्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी तो ज्यादातर बारिश साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्राई हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ये बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होने वाला है और ये जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट है ये शिफ्ट हो जाएगी, जो आईटीसीजेड है ये शिफ्ट हो जाएगा। और ये कैसे शिफ्ट होगा? ये थोड़ा साउथवर्ड होगा। देयर विल बी साउथवर्ड क्रीपिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन बेल्ट। और जब साउथवर्ड क्रीपिंग होगी ट्रॉपिकल रेन बेल्ट की, तो नॉर्थ के इलाके में जहां जहां पे ट्रेडिशनली रेन बेल्ट पास होती थी वो बहुत हाई पॉपुलेशन इंटेंसिटी इलाके हैं, वहां पे अगर रेनफॉल कम होती है तो बहुत सारा ड्रॉट आ सकता है। फिर ये भी बोला जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट है ये इंडियन ओशन और ईस्टर्न अफ्रीका के ऊपर से भी मूव ऑन करेगी, जिसके चलते ईस्टर्न अफ्रीका और मदागास्कर में भी ड्रॉट आएगा। कुल मिला के आप यहां पे अगर कम शब्दों में समझो तो ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के मूवमेंट के चलते बहुत से इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है, बहुत से इलाकों में ड्रॉट आ सकता है। ये ड्रॉट एग्जैक्टली किस प्रकार से आएगा, ट्रॉपिकल रेन बेल्ट का मूवमेंट एग्जैक्टली किस प्रकार से होगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हमको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि काफी ट्रिकी टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो दोस्तों, जो कि एक ट्रिकी ज्योग्राफिकल कांसेप्ट है, इससे आईटीसीजेड को भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और ट्रॉपिकल रेन बेल्ट की जो बारिश का फिनोमिना होता है इन इलाकों में, इसको भी समझेंगे। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी, खासकर क्लाइमेट चेंज के हेड के अंदर। आगे बात करते हैं, ईरान लूजेस वोटिंग राइट्स इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ईरान और 6 अदर कंट्रीज ने अपने वोटिंग राइट्स लूज कर दिए हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, चूंकि उन्होंने अपने ड्यूज पे नहीं किए। ये 6 कंट्रीज और कौन सी ईरान के अलावा? नाइजर, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे, कॉन्गो ब्राज़ाविले, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और लिबिया। 3 और कंट्रीज हैं, कोमोरोस, सोमालिया, साओ टोमो एंड प्रिंसिपे, जिन्होंने भी अपने ड्यूज मिस किए हैं, लेकिन अभी इनके वोटिंग राइट्स नहीं गए हैं। 2 साल तक और नहीं दिए तो वोटिंग राइट्स चले जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 19 ऑफ द यूएन चार्टर क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर कोई यूएन का मेंबर अपने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस को सही समय पे नहीं देता है यूनाइटेड नेशंस को, तो उसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। हाँ, जब उसको पेमेंट देनी है उसके बाद से उसको 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपने अपनी पेमेंट डेट मिस की तो 2 साल तक का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, अपने एरियर्स को आप 2 साल तक में क्लियर कर दीजिए। अगर उससे ज्यादा पेंडिंग रहे तो फिर भाई आप वोट नहीं कर पाओगे। ईरान को 16.2 मिलियन यूएस डॉलर्स देना है यूनाइटेड नेशंस को। ईरान का ऑफिशियल स्टैंस क्या है? ईरान का ऑफिशियल स्टैंस है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अरे भाई हमारी इकोनॉमी के ऊपर से सैंक्शंस हटवाइए, हमारे पास पैसे आएंगे, हम पैसे दे देंगे, आप हमारे ऊपर सैंक्शंस ही नहीं हटवा रहे हो। यूएस हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस 22% ऑफ द यूएन बजट कंट्रीब्यूट करता है, चाइना 12% ऑफ द यूएन बजट कंट्रीब्यूट करता है, जापान 8.574% ऑफ द यूएन बजट कंट्रीब्यूट करता है, जर्मनी 6.09% ऑफ द यूएन बजट कंट्रीब्यूट करता है। ये 4 कंट्रीज मिलकर 49% ऑफ द यूएन बजट कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया उन 34 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स पे है
जो सही समय पे अपने ड्यूज को दे देते हैं। जनवरी 2020 में इंडिया ने 233,96496 यानी यूनिट टेस्ट 2 करोड़ 33 लाख यूएस डॉलर्स दिए यूनाइटेड नेशंस को एज इट्स कंट्रीब्यूशन, 2 करोड़ 33 लाख यूएस डॉलर्स। ठीक है भाई, अब आप बोलो इस यूएन बजट को किस प्रकार से डिटरमिन किया जाता है। तो भाई इसका जो डिटरमिन करने का तरीका है वो काफी ट्रिकी है। यहाँ पे स्केल्स ऑफ असेसमेंट का फॉर्मूला लगाया जाता है। हर 3 साल पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री यूएन को कितना पैसा देगी उसके रेगुलर बजट में और पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। इस फॉर्मूले में एक कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम देखी जाती है, फिर उस कंट्री की ग्रॉस इनकम पर हेड भी देखी जाती है, एक सीलिंग और मिनिमम फ्लोर लगाया जाता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए। तो ये सब चीजें हैं। चूंकि ईरान यहाँ पे न्यूज में है तो ईरान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देखना सही है। सबसे पहले तो देखिए ईरान कौन सी वाटर बॉडीज के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो ईरान के नॉर्थ में आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है, साउथ में पर्शियल गल्फ नजर आ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी। ईरान के नॉर्थ में आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है, अजरबैजान नजर आ रहा है, अर्मीनिया के साथ छोटा सा बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट में टर्की नजर आ रहा है, वेस्ट में इराक नजर आ रहा है। फिर साउथ में चले जाइए तो समुंदर ही समुंदर है, ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नजर आ रहा है। तो ये बॉर्डर्स हैं आप कह सकते हो ईरान के। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई यूएस सैंक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका एग्जांपल आप ईरान का दे सकते हो और ये पर्टिकुलर न्यूज कोट कर सकते हो कि ईरान के वोटिंग राइट्स चले गए यूएन में, क्योंकि अपना $17 मिलियन का जो बजट था, जो ड्यू था, वो ईरान नहीं दे पाए यूएन को सही समय पे। हालांकि ये $16 मिलियन सही समय पे ईरान दे ही देगा आने वाले समय में, बट कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो ईरान के फाइनेंसेस हैं वो थोड़े खतरे में है। आगे बात करते हैं, ईरान और उज्बेकिस्तान ने सोलर फील्ड में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के अंदर काम करता है, और इंटरनेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ उज्बेकिस्तान, इन दोनों लोगों ने मिलके क्या बोला है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जो साइन हुई है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन से दोनों कंट्रीज के ये सोलर एनर्जी की फील्ड में काम करेंगे। सोलर एनर्जी की फील्ड में कहां काम करेंगे, तो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स के डेवलपमेंट में काम करेंगे, सोलर एनर्जी की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। क्योंकि भाई दोनों ही कंट्रीज में ठीक ठाक सन की एनर्जी पहुंचती है, इंडिया में थोड़ी ज्यादा पहुंचती है, उज्बेकिस्तान थोड़ा ऊपर की तरफ है, बट कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान में इतनी पावर तो पहुंचती है कि ये लोग पावर हार्नेस कर सकते हैं। अब जब बात हो रही है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के नेबर्स भी देख लेते हैं। यहां पे आपको उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है, मैं थोड़ा मार्कर बदल लेता हूं ताकि चीजें आपको और क्लियर नजर आए। हाँ, यहां आपको उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है। उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में आपको दिख रहा है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ईस्ट में आपको दिख रहा है किर्गिस्तान, एक और कंट्री दिख रही है तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी बनता है, एक तुर्कमेनिस्तान के साथ भी बनता है, और कजाकिस्तान के साथ तो पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री पे एक सी भी है जिसका नाम है अरल सी। ठीक है ना भाई, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर से बाउंड्री दिखा दे रहा हूं, ये उज्बेकिस्तान नजर आ रहा है, उज्बेकिस्तान के नॉर्थ में कजाकिस्तान, वेस्ट में भी कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को शेयर करता है कौन, अरल सी दोनों के बीच में। ईस्ट में उज्बेकिस्तान के तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, साउथ में छोटी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ भी है और तुर्कमेनिस्तान। तो ये नेबर्स हैं आपके उज्बेकिस्तान के। ठीक है भाई, यहां पे उज्बेकिस्तान का मैप और क्लियर तरीके से आपको नजर आ रहा है। नॉर्थ में कजाकिस्तान, ईस्ट में किर्गिस्तान तजिकिस्तान, साउथ में अफगानिस्तान, इधर तुर्कमेनिस्तान, और वेस्ट में भी आपका कजाकिस्तान, और बीच में कौन सा सी है, अरल सी है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि मैंने जो इतनी मेहनत से बनाई है थोड़ा तो व्यूज आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।